मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। उसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर्स थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बता चुकी हूँ। बेसिकली वर्नर्स थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाया था कि कुछ लिगेंड्स प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होते हैं, कुछ सेकेंडरी से और कुछ दोनों से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी वर्नर थ्योरी स्पष्ट नहीं कर पाई थी। तो आज हम ये मान सकते हैं कि वर्नर्स थ्योरी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वर्नर्स थ्योरी ही इंट्रोड्यूस हुई थी। दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, जिसमें कि मेटल आयन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, दोनों को मिलाकर अगर क्रमांक इनर्ट गैस के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा और वो सारे जो कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो स्टेबल होंगे। इसके द्वारा काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, बाउंडिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया जा सका। पर जैसा कि मैंने आपको वेनेडियम वगैरह कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बताए थे जिनको कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो फर्दर कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जिससे सारी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समझाई जा सके। तो उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे समझेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आए हैं, लगभग समान ऊर्जा के ऊर्जा कक्षक जो होते हैं आपस में उनमें अतिव्यापन होता है, नए संकरित कक्षक बनते हैं। संकरण के पहले उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं sp3t2 संकरण की, तो sp और d सभी में ऊर्जा में अंतर होता है, पर संकरण के बाद सभी की ऊर्जा समान हो जाती है। उसी आधार पर आज हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 लिगेंड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं K4FeCN6 की। आयरन की बात करिए आप, आयरन की ग्राउंड स्टेट होगी 3d6 and 4s2। यहाँ आप देख रहे हैं 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो 4s ऑर्बिटल में और 4 भी खाली। अब आयन की बात करिए Fe+2, 4s की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिमूवल हो जाएगा और 3d6 कॉन्फिगरेशन बचेगा। अब जब 6 साइनाइड आयन मेटल को, आयरन को अप्रोच करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए जहां पर कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए। तो क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये क्या होता है, युग्मन करा पाता है, पेयरिंग करा पाता है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीन ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करेंगे और 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे। जब 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे तो 6 जो लिगेंड्स हैं वो ये 2d2 n-1 d ऑर्बिटल है, ये ns और np ऑर्बिटल है, ये n-1 d ऑर्बिटल है। तो 2 n-1 d ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक s है और 3 p ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसमें कि 6 साइनाइड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेंगे। तो आपका जो इसमें संकरण हो गया वो हो गया D2sp3। यहाँ पर हमने n-1 d कक्षक इस्तेमाल किया है, तो इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसा कि देखने से ही पता लग रहा है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो युग्मित हैं, पेयर्ड हैं सारे, तो इसलिए
ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। थोड़ा सा फेरबदल होगा K3FeCl6 में आयरन भी है, साइनाइड भी है और पोटेशियम भी है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये देखिए आयरन में ग्राउंड स्टेट है, इट इज 3d6 and 4s2, Fe+3, यहाँ पर Fe+2 था, दैट इज 3d6, यहाँ पर Fe+3 है, दैट इज 3d5। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, 6 साइनाइड जब अप्रोच करेंगे तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है युग्मन करा देगा, पर यहाँ दोनों में क्या अंतर होगा कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, पर यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वही जैसे यहाँ पर D2sp3 ऑर्बिटल अवेलेबल है जहां पर कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, उसी तरह यहाँ पर भी D2sp3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्योंकि n-1d कक्षक इस्तेमाल हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट K3FeF6, Fe(F6-3), बेसिकली जब हम आयरन लेंगे तो आयरन 26 है उसमें परमाणु क्रमांक, तो आप ये देखिए इट इज 3d6 and 4s2। अब क्या होगा 3d6 और 4s2 में से जब Fe3 आयन को हम देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल में क्या होगा, 2 तो 4s वाले जाएंगे और एक जो युग्मित है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, यानी Fe3 वाली स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब F6 की हम बात करते हैं, 6 फ्लोरीन जो है, यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये युग्मन नहीं करा पाएगा। जैसे साइनाइड ने युग्मन करा दिया था, पेयरिंग हो गई थी, यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो युग्मन नहीं करा पाएगा, एज सच इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा 4s, 4p और 4d। यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल काम में आ रहा है 4d, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्योंकि 4d and d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, सो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल। वीक लिगेंड है, पेयरिंग हो ही नहीं रही है, तो नो पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आप देखेंगे कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में, तो अनुचुंबकीय तो होगा ही होगा, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। हाई मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सीन। तो हम इसमें इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में और इसमें ये अंतर देखेंगे, ये दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहाँ पर वीक लिगेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आप देखिए, CONH3 का होल 6Cl2। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट +2 लेंगे हम, और कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 and 4s2, 27 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। सो इट इज 3d7, 3d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम CO+2 की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के जब निकल जाएंगे तो टोटल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3d7। अब अमोनिया लिगेंड है, तो अमोनिया जब अप्रोच करेगा कोबाल्ट को तो उस स्थिति में युग्मन होगा,
और पेयरिंग होने से क्या होगा कि 3 तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब स्थिति ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए या तो 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है, और दो d ऑर्बिटल होने चाहिए 3d के, वो तो अवेलेबल नहीं है। ये अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये स्थिति हो सकती है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो उसमें क्या स्थिति हो सकती है कि एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये 3d ऑर्बिटल से 4d में चला जाए। ठीक है, अगर ये 4d में चला गया तो 6 अमोनिया जब कोबाल्ट को अप्रोच करेंगे तो क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में चला गया। तो अब आपके पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हो गए वो हो गए d2sp3, जहां पर कि 6 अमोनिया जुड़े। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ d2sp3 जो कि ऑक्टाहेड्रल होगा ही होगा, और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि 4d में मौजूद है। पैरामैग्नेटिक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इट इज ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट है। अब क्या है देखने वाली चीज कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर वो पेयरिंग कराता है और पेयरिंग कराने के बाद 2 3d ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जब 2 3d ऑर्बिटल वो प्रोवाइड नहीं करा पाता तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जो कि अभी मैंने बताया कि 3d से इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाएगा, और 3d से 4d में जाने में 2 3d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि 4d ऑर्बिटल में है इट इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से दूर होने के कारण इट इज इजीली रिमूवेबल, आसानी से इसको रिमूव किया जा सकता है, और इसी कारण से CO+2 कॉम्प्लेक्सेस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में देखा था, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला देखिए NiNH3 का होल 4 सल्फेट। यहाँ पर आयन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज NiNH3 का होल 4 +2। निकल इज 28, यानी 3 युग्मित इट इज 3d8 4s2। 3d8 जब Ni+2 हम आयन की बात करेंगे तो 4s इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, तो आपके पास में ओनली 3d8 बचे। NiNH3 का होल 4 +2 आयन की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने पिछला जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या देखा था, अमोनिया का रोल, अमोनिया एज अ लिगेंड हमने देखा था। यहाँ पर क्या होगा, नो पेयरिंग ड्यू टू अमोनिया एज मैग्नेटिक स्टडीज प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अमोनिया अगर युग्मन करा देता तो उस स्थिति में क्या होता, एक d s और 2 p ऑर्बिटल अवेलेबल होते और dsp2 संकरण होता, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता। पर होता क्या है एक्चुअली, स्टडीज से मैग्नेटिक स्टडीज ने बताया दैट नो पेयरिंग इज देयर ड्यू टू अमोनिया बिकॉज मैग्नेटिक स्टडी प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा। तो क्या संभावना है, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो उस स्थिति में ये 3d8 एज सच रहेगा, और 4 लिगेंड्स हैं तो 4 लिगेंड्स के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे 4s एंड 4p। तो संकरण क्या होगा, sp3, d एज सच रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इट इज पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के।
अब सवाल ये उठता है कि अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कहीं वो युग्मन करा रहा है और कहीं नहीं करा, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगी, बताऊंगी जिसमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ और कमियां भी सामने आएंगी। हालांकि आपको मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर्स बताए, सक्सेसफुली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये समझा पा रही है कि किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होगा, देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसी ज्योमेट्री होगी, और पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो काफी सारी चीजें आसानी से समझी जा सक रही हैं वीबीटी के द्वारा। फिर भी अभी आपने अमोनिया के 2 जगह एग्जाम्पल देखे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जहां पे अमोनिया का रोल 2 जगह अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए K2NiCN4। अभी हम पिछले एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। इट इज सिंपल, साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, युग्मन करा देगा तो इनर ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। निकल इज 28 मींस इट इज 3d8 एंड 4s2। निकल +2 है तो उस स्थिति में 4s इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। एंड NiCN4 -2 में क्या हो जाएगा कि युग्मन करवा देगा। युग्मन करवाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक d, एक s और 2 p। तो ये क्या हो गया, dsp2 संकरण। ठीक, यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर हम n-1d ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज dsp2 और स्क्वायर प्लेनर होगा, वर्ग समतलीय होगा। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग कराने के कारण पैरामैग्नेटिज्म वाली बात ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज NiCl4 -2। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड। यहाँ पर क्या होगा, Na+2 जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, इट इज 3d8। अब जब 4 क्लोराइड अप्रोच करेंगे निकल को, तो उस स्थिति में 4 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, पर जैसे यहाँ पर क्या था कि 3d ऑर्बिटल एक खाली हो गया था युग्मन कराने से। क्लोराइड तो युग्मन करा नहीं सकता, तो उस स्थिति में 3d की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल, यानी sp3 संकरण होगा। क्लोराइड वीक लिगेंड होने की वजह से sp3 संकरण यानी चतुष्फलकीय संरचना होगी, और क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक। अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके अलावा भी और एग्जाम्पल दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको एनिमलिटीज के बारे में बताया, कुछ एनिमलिटीज हैं और कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो मैं आपको बताऊंगी।